welcome to our YouTube channel The Legal Thoughts and I am Riya and I'm back with a fresh new video. So मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि हमारी जो पहली वीडियो थी वो थी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर और हमारी ये वाली वीडियो है ऑफर और प्रपोजल के ऊपर। और वीडियो को देखने के बाद डोंट फॉरगेट टू विजिट आवर वेबसाइट, क्योंकि हमारी वेबसाइट पर जितने भी टॉपिक्स हम वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं उन सबके रिटन नोट्स और वो भी बहुत ही इजी लैंग्वेज में बहुत अच्छे से गिवन है। तो वेबसाइट पढ़ने के बाद आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, उसमें जितने भी टॉपिक्स एक्सप्लेन है बहुत इजी लैंग्वेज में है, जिसे आप अपने एग्जाम में और प्रिपरेशन में यूज कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले विल टॉक अबाउट ऑफर और प्रपोजल। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, ऑफर और प्रपोजल जो है वो दोनों ही सेम होते हैं, दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं होता, दोनों ही एक ही चीज़ है। नाउ एन अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज इज वन ऑफ द एसेंशियल्स फॉर क्रिएटिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। ये बात हमें पहले भी पता है कि एक अग्रीमेंट जो है दो पार्टीज के बीच होना इम्पॉर्टेंट है, तभी एक कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। अग्रीमेंट का पहला स्टेज होता है ऑफर, यानी कि प्रपोजल भी कह सकते हैं हम इसे, और दूसरी पार्टी की तरफ से उसका एक्सेप्टेंस हो जाता है, तब जाके एक अग्रीमेंट कंप्लीट होता है। नाउ द टर्म ऑफर or proposal has been defined in section 2A of the Indian Contract Act 1872. When one person signifies his willingness to do or to abstain from doing something with a view of obtaining the assent of other, he is said to make an offer or proposal. जब कोई एक पर्सन अपनी willingness शो करता है कोई चीज़ करने की या फिर किसी चीज़ को ना करने की, और वो क्यों शो करता है, ताकि उसे सामने से भी उस चीज़ का जवाब मिले, उस चीज़ की या तो एक्सेप्टेंस मिले या जो भी जवाब है वो मिले, तो वो एक ऑफर कहलाता है। उसे हम एक ऑफर या फिर एक प्रपोजल कहते हैं। ओके, नाउ जो ऑफर है वो पूरी कंडीशंस के साथ और पूरी डिटेल के साथ होता है, और ऑफर किसी भी चीज़ का हो सकता है। एक बायर भी ऑफर कर सकता है कोई चीज़ को बाय करने के लिए, या फिर एक सेलर भी ऑफर कर सकता है किसी चीज़ को सेल करने के लिए, और अगर वो ऑफर एक्सेप्ट किया जाता है तब वो दोनों एक लीगली बाइंड हो जाते हैं और वो दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाते हैं, या फिर हम एक अग्रीमेंट कह सकते हैं, क्योंकि पहली स्टेज अग्रीमेंट होती है, तो और वो भी आफ्टर एक्सेप्टेंस। ओके, नाउ अगर हम इसका एग्जांपल समझे तो ए ने अपनी विलिंगनेस शो की टू सेल हिज रेडियो टू बी। ए ने अपना रेडियो बी को सेल करना चाहा ऑफ ₹500 और बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पे ए की तरफ से पूरा प्रपोजल हो गया और बी ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, तो बी की तरफ से एक्सेप्टेंस हो गई, तो ये एक अग्रीमेंट बन जाता है। तो यहाँ पे जो प्रपोजल लिखा है वो गलत लिखा है, ये एक अग्रीमेंट फॉर्म हो जाता है ए और बी का। ओके, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट नोट ये है कि इंटेंशन शुड बी क्लियर वाइल मेकिंग एन ऑफर। जब हमें कोई ऑफर करता है या फिर हम कोई ऑफर करते हैं, जैसे ए ने बी को रेडियो ऑफर किया, तो इंटेंशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस सोच रहा हूँ कि मेरे को सेल करना है, उसकी इंटेंशन इस चीज़ को लेकर कि उसे सच में सेल करना है बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ऑलराइट, तो नाउ if a statement is made without any intention to obtain the acceptance of the other party, then it will not be considered a proposal. हम अगर कोई चीज़ ऑफर कर रहे हैं लेकिन हमारा इंटेंशन ये नहीं है कि हमें उसकी एक्सेप्टेंस चाहिए, तो वो कोई ऑफर नहीं कहलाता है। हम अगर ऑफर कर रहे हैं तो उसकी एक्सेप्टेंस भी होनी ज़रूरी है, या फिर उसकी तरफ से कोई रिप्लाई आना ज़रूरी है। नाउ हम समझेंगे अब काउंटर ऑफर को। व्हाट इज़ काउंटर ऑफर? इसको बहुत ही ईजी एग्जाम्पल से समझते हैं। ए ने बी को बोला दैट विल यू बाय माई रेडियो फॉर ₹500। ए ने बी को सीधा सीधा ऑफर किया है, मेरा रेडियो आप 500 में ले लेंगे, और बी ए को वापस रिप्लाई करता है आई विल बाय बट आई विल बाय इट फॉर ₹250। मतलब बी ने ये बोला है कि मैं बाय तो करूँगा, इसको मैं परचेज़ करना पसंद करूँगा, बट मैं 250 में परचेज़ करूँगा। तो ये कोई एक्सेप्टेंस नहीं होती है, ये ऑफ़र के ऊपर एक और ऑफ़र हो गया। यानी कि ए का ऑफ़र तो बी ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है, और बी ने अब ए को अपना ऑफ़र दे दिया कि मैं बाय तो करूँगा, पर क्या तू मुझे ₹250 में देगा? तो दिस इज़ कॉल्ड काउंटर ऑफ़र, कि एक ऑफ़र के ऊपर दूसरा ऑफ़र। इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल भी हम ले सकते हैं। हम वेजिटेबल मार्केट में जाते हैं और हम बार्गेनिंग करते हैं, हमें वेजिटेबल ₹20 की वो हमें सेल करने को रेडी होती है, लेकिन हम कहते हैं नहीं भैया, अगर आप ₹15 की दोगे तो ही हम लेंगे। तो जब हम ₹15 बोल देते हैं, एक ऑफर के ऊपर दूसरा ऑफर देते हैं, तो दैट इज ऑल्सो अ काउंटर ऑफर। ऑल राइट, सो नाउ विल डिस्कस एसेंशियल्स ऑफ एन ऑफर और प्रपोजल में
द पर्सन हु इज़ मेकिंग द ऑफर और प्रपोजल इज़ नोन एज प्रॉमिसर, यानी कि जो पर्सन प्रपोजल करता है यानी कि ऑफ़र करता है उसे हम प्रॉमिसर कह सकते हैं या फिर हम उसे ऑफरर भी कहते हैं, और जो एक्सेप्ट करता है उसे हम प्रॉमिसी और एक्सेप्टर कह सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, जो प्रपोजर है वो एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि अपनी विलिंगनेस को एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ डिज़ायर करोगे, बस मन मन में सोचोगे कि यार मुझे ये चीज़ ऑफर करनी चाहिए, तो दैट कैन नॉट बी अ ऑफर। आपको उसे अपनी विलिंगनेस, अगर आप कोई चीज़ सेल करना चाहते हो, कोई चीज़ बाय करना चाहते हो, तो अपनी विलिंगनेस आपको एक्सप्रेस करनी ज़रूरी है। नाउ अब जो ऑफ़र है, हम दोनों तरीके के ऑफ़र रख सकते हैं। हम किसी पर्सन को कोई चीज़ करने के लिए भी ऑफ़र कर सकते हैं, और हम किसी चीज़ को ना करने के लिए भी ऑफ़र कर सकते हैं, यानी कि उस चीज़ को करने से रोक सकते हैं हम अपने ऑफ़र के थ्रू, तो इसे भी हम ऑफ़र ही कहेंगे। और जो चीज़ हम करने के लिए ऑफ़र करते हैं उसे हम पॉजिटिव ऑफ़र बोलते हैं, और हम किसी चीज़ को अब्सटेन करते हैं कि आपको ये चीज़ नहीं करनी है, तो उसे हम नेगेटिव ऑफ़र कहते हैं। विच मीन्स दैट एब्सटेन ऑफ डूइंग समथिंग, किसी चीज़ को हम रोक रहे हैं। एब्सटेन मतलब रोकना, नॉट टू डू समथिंग, तो उसे हम नेगेटिव ऑफर कहेंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब बात करेंगे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफर की। तो सबसे पहले आता है स्पेसिफिक ऑफर। नाउ व्हाट इज स्पेसिफिक ऑफर? अ स्पेसिफिक ऑफर रेफर्स टू अ प्रपोजल मेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। तो स्पेसिफिक ऑफर, अब स्पेसिफिक वर्ड से हम समझ सकते हैं कि कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए या फिर किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए ये ऑफर होता है। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल लेती हूँ, मैं एक डांडिया नाइट अरेंज कर रही हूँ, और उसके अंदर मैंने बाहर एक बोर्ड लगा दिया है दैट ओनली गुजरातीज आर अलाउड। सो हेयर आई एम गिविंग अ स्पेसिफिक ऑफर कि सिर्फ गुजरातीज ही डांडिया नाइट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और कोई भी उस डांडिया नाइट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो दिस इज अ स्पेसिफिक ऑफर कि मैंने कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए ऑफर रखा है, नॉट फॉर एवरीवन। तो लेट्स मूव फर्दर। नाउ विल टॉक अबाउट जर्नल ऑफर। अब जर्नल ऑफर क्या होता है? जर्नल ऑफर स्पेसिफिकली जर्नल पब्लिक के लिए होता है, यानी कि इट इज़ ओपन फॉर एवरीवन। कुछ स्पेसिफिक नहीं होता है इसके अंदर, इट इज़ ओपन फॉर एवरीवन। जर्नली से कोई भी ऑप्ट कर सकता है, कोई भी इसको एक्सेप्टेंस इस पर दे सकता है। जैसे हम मान लेते हैं कि हम दिवाली के टाइम में हम बिग बाज़ार जा रहे हैं, ठीक है। अब वहाँ पर क्या होता है, काफ़ी सारे डिस्काउंटेड ऑफर्स होते हैं, गिफ्ट आइटम्स होते हैं दिवाली गिफ्ट के ऊपर, 20% ऑफ, 80% ऑफ, ऐसे करके बहुत सारे डिस्काउंटेड ऑफर्स होते हैं। तो दैट इज़ अ जर्नल ऑफर कि ये जर्नल ऑफर है पब्लिक के लिए, जो जाएगा जिसका मन करेगा वो उसे एक्सेप्ट कर सकता है। तो दिस इज कॉल्ड जर्नल ऑफर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्रेस ऑफर। नाउ व्हाट इज एक्सप्रेस ऑफर? सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग जो एक्सप्रेस ऑफर है उसका मतलब ये होता है कि जो ऑफर एक्सप्रेस किया जाता है, चाहे वो माउथ के थ्रू एक्सप्रेस किया जाए या फिर राइटिंग के थ्रू, यानी कि आप लिखकर भी उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर उसे वर्बली बोलकर भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वो एक एक्सप्रेस ऑफर कहलाएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट, दैट इज इम्प्लाइड ऑफर। अब इम्प्लाइड ऑफर का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि कोई भी ऑफर हम दे रहे हैं किसी को, और वो हम अपने एक्शंस के थ्रू बता रहे हैं दैट वी आर गिविंग देम ऑफर, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इम्प्लाइड ऑफर, और ये भी सेक्शन 9 के अंदर ही मेंशन है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम बस चल रही होती है, बस के अपने रूट्स होते हैं, हम बस में चढ़ते हैं, और बस में चढ़ने के बाद वी आर ऑफरिंग देम कि हाँ, क्या आप हमें इस जगह पर पहुंचा देंगे, तो अगेन वो एक ऑफर हुआ, तो दैट इज एन इम्प्लाइड ऑफर, क्योंकि बस हमारे लिए रुक रही है, ठीक है। तो इट इज़ ऑब्वियसली दे आर शोइंग दैट दे वांट अस कि हम उसमें चढ़े, वो हमारे लिए ही रुक रही है, तो बस अपने एक्शन से दिखा रही है दैट यू कैन कम, और हम उसे ऑफर कर रहे हैं दैट कैन यू, क्या आप हमें इस जगह पे ड्रॉप कर सकते हैं, तो दैट इज़ अ इम्प्लाइड ऑफर। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब बात करेंगे हम क्रॉस ऑफर की। नाउ व्हाट इज क्रॉस ऑफर? क्रॉस ऑफर होता है जब दो पार्टीज के बीच एक सेम ऑफर होता है, दोनों पार्टीज आपस में एक सेम ऑफर रखती है, उसे हम क्रॉस ऑफर कहते हैं। उनकी दोनों के पास ही एक दूसरे के लिए सेम प्रपोजल होता है। इसको एक एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए है, उसको अपनी कार जो है वो बी को सेल करनी है, ठीक है। उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है इस चीज़ को लेकर। अब बी जो है उसको भी काफ़ी दिनों से वो देख रहा है, उसे एक ही कार बहुत पसंद है, और वो भी एक ही कार को बाय करना चाहता है। नाउ हेयर ए के मन में भी बी को सेल करने का मन है कि वो अपनी कार बी को सेल करे, और बी का भी मन है कि वो एक ही कार को बाय करे, लेकिन वो दोनों अनअवेयर है एक दूसरे की टर्म्स एंड कंडीशन से भी और एक दूसरे के ऑफर से भी, कि दोनों के मन में एक ही बात चल रही है। दे बोथ आर अनअवेयर
दे बोथ आर अनअवेयर कि उन दोनों के इंटेंशंस जो हैं वो सेम है। तो इन दोनों के ऑफर्स जो हैं वो आपस में टकरा जाते हैं और इसे हम कहते हैं क्रॉस ऑफर। दिस इज कॉल्ड क्रॉस ऑफर। नाउ लेट्स मूव। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट काउंटर ऑफर, जिसे हम पहले भी काफ़ी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ काउंटर ऑफर होता है ऑफर के ऊपर एक और ऑफर देना, ठीक है। अब ऑफर के ऊपर एक और ऑफर देना, जैसे कि हम पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आपने जैसे सब्जियां लिया, वेजिटेबल मार्केट में आप बार्गेन कर रहे हो, सब्जी वाला आपको 20 रुपीज़ की वेजिटेबल दे रहा है, बट यू आर सेइंग कि विल टेक इट फॉर 50, हम 50 रुपीज़ में ही बाय करेंगे। तो आपने भी तो उसको एक ऑफर दिया ना कि आपको 15 रुपीज़ की देनी है, तो आप प्लीज़ दे सकते हो मुझको। तो दैट इज़ अ काउंटर ऑफर। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। स्टैंडिंग ओपन एंड कॉन्टीन्यूस ऑफर की बात करते हैं अब हम। सो इसका बेसिकली हम एक इजी एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आप स्टोर के अंदर जा रहे हो, ठीक है, और आप दिवाली के गिफ्ट्स खरीद रहे हो, ठीक है। हमने जो अभी हमारे पास पीपीटी में एग्जांपल है, मैं उससे भी इजी एग्जांपल में आपको समझा रही हूँ कि आप दिवाली के गिफ्ट्स खरीद रहे हो। दिवाली के गिफ्ट से आप उसका एक वो आपको पता है, हमने जर्नल ऑफर में भी बात की थी, जो भी उसके डिस्काउंट ऑफर्स हैं वो सारे कब तक होते हैं, वो मतलब किसके लिए होते हैं, वो सब पब्लिक के लिए होते हैं, वो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। इट इज़ अ जर्नल ऑफर। ये बेसिकली एक जर्नल ऑफर ही होता है, लेकिन एक टाइम पीरियड के लिए होता है कि दैट द डिस्काउंट ऑफर और जो भी उनके ऊपर ऑफर है वो है सिर्फ दिवाली तक, क्योंकि वो दिवाली ऑफर्स हैं। तो उसका एक टाइम पीरियड मेंशन होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो उसका एक टाइम पीरियड मेंशन होता है, तो उसी को कहते हैं हम स्टैंडिंग ओपन एंड कंटिन्यूस ऑफर। अब कंटिन्यूस भी कैसे, जैसे कि आप देख लीजिए, अब दिवाली ऑफर ख़त्म हो गया है, कोई और फेस्टिवल आ जाएगा, कोई और फेस्टिव सीजन आ जाएगा, तो वो ऑफर जो है अब नए आ जाएंगे, कोई और सामान आ जाएगा, उस फेस्टिवल के रिलेटेड सामान आ जाएगा और उसके ऊपर कुछ और नए ऑफर्स आ जाएंगे उसके अकॉर्डिंग। तो दैट इज़ कंटिन्यूस ऑल्सो। तो इसे ही हम कहते हैं स्टैंडिंग ओपन एंड कॉन्टिन्यूस ऑफर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर की। तो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ऑफर को कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में ये बात हमें एक्सप्लेन की गई है दैट अ पर्सन मेक्स एन ऑफर और प्रपोजल व्हेन ही सिग्निफाई हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। यानी कि एक पर्सन कब ऑफर करता है, कब ये पता चलता है कि एक पर्सन ऑफर कर रहा है, जब वो अपनी विलिंगनेस, यानी कि जो वो चीज़ ऑफर करना चाहता है वो चीज़ वो शो कर रहा है, वो चीज़ वो एक्सप्रेस कर रहा है और वो एक्सेप्टर तक ये बात पहुंचा रहा है। दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। और इसी बात से पता चलता है कि वो कोई चीज़ ऑफर कर रहा है। अपने मन में रखने से वो एक ऑफर नहीं कहलाएगा, उसे कम्युनिकेट करके ये बात एक्सेप्टर तक पहुंचानी होगी दैट आई एम ऑफरिंग समथिंग टू यू। यानी कि इसमें सिग्निफाइड और शोड का मतलब यही है कि आपको वो चीज़ सिग्निफाई करनी होगी, आपको वो चीज़ शो करनी होगी कि आप वो चीज़ ऑफर कर रहे हो, ताकि एक्सेप्टर्स तक ये बात पहुंचे। तो दैट इज कॉल्ड ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए। नाउ ऑफर हाउ कम्युनिकेटेड। अब ऑफर किस तरीके से कम्युनिकेट होना चाहिए। द प्रपोजल नीड टू बी कम्युनिकेटेड टू द अदर पार्टी सो दैट इट्स एक्सेप्टेंस में कंटिन्यू अ कॉन्ट्रैक्ट। जो प्रपोजल है वो कम्युनिकेट होना चाहिए, यानी कि पहुंचना चाहिए दूसरी पार्टी के पास, ताकि जो उसका एक्सेप्टेंस है वो उसके पास पहुंचेगा, दूसरी पार्टी उसे एक्सेप्ट करेगी, तभी तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए उसका पहुंचना और एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। नाउ इन सेक्शन 3 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो डिफाइन करता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इफ एन ऑफर इज सेंट इन द पोस्ट इट विल हैव नो इफेक्ट अंटिल इट रीचेज द ऑफरी। अगर हम किसी लेटर को पोस्ट कर रहे हैं, यानी कि हम एक लेटर में ऑफर लिखकर हम उसको पोस्ट कर रहे हैं, तो उसका कोई असर नहीं होगा, उसे ऑफर नहीं माना जाएगा जब तक वो ऑफरी तक, यानी कि जो हमारा एक्सेप्टर है उस तक नहीं पहुंचता है, तब तक उस को हम ऑफर नहीं मानेंगे। ओके, नाउ कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर व्हेन कंप्लीट। अब ऑफर की जो कम्युनिकेशन है वो कब कंप्लीट होती है, कब हम इस एक ऑफर को कंसिडर करते हैं कि हाँ अब ये कंप्लीट ऑफर है। एन ऑफर टू बी वैलिड मस्ट बी कम्युनिकेटेड। उसका कम्युनिकेट होना, यानी कि उसका एक्सेप्टर तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, उसकी विलिंगनेस सिग्निफाई करना बहुत ज़रूरी है। सेक्शन 4 के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में ये कहा गया है दैट द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन फॉर हुम इट इज़ मेड। यानी कि अगर ए ने कोई ऑफर किया है और वो किसके लिए किया है, उसने बी के लिए किया है,
तो ये ऑफ़र जो है वो बी तक पहुंचना चाहिए, नॉट ओनली पहुंचना चाहिए, उसकी नॉलेज में भी ये बात आनी चाहिए, बी को ये बात पता होना चाहिए कि ए ने मेरे को कुछ ऑफ़र किया है, तो उसे हम कहेंगे कि ऑफ़र कंप्लीट हो गया है जब बी की बात नॉलेज में आ जाती है। सो कम्युनिकेशन मस्ट बी डन इन सम जर्नल एंड अप्रोप्रिएट मैनर, और जो कम्युनिकेशन है वो किसी जर्नल एक अप्रोप्रिएट मैनर में की जानी चाहिए ताकि वो बी तक सही तरीके से पहुंच जाए, किसी ऐसे तरीके से नहीं जो वो बी तक पहुंचे ही ना, तो तब हमारा ऑफर कंप्लीट माना जाएगा। तो यही सेम एग्जांपल इसमें भी बता रखा है कि ए को बी की नॉलेज में ऑफर लाना ज़रूरी है, तभी वो एक्सेप्ट करा जाएगा और तभी वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब बात करेंगे हम रेवोकेशन ऑफ ऑफर और प्रपोजल की। ओके, अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्स ओनली आफ्टर द एक्सेप्टेंस। हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक ऑफर और एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस बनने के बाद एक अग्रीमेंट बनता है, मतलब सारे एसेंशियल्स को कंप्लीट करने के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट रेडी होता है, ठीक है। और दोनों पार्टीज़ की तरफ से सारे एसेंशियल्स कंप्लीट होने चाहिए। और एक्सेप्टेंस, अब ये पूछा है हमारा रेवोकेशन क्या है। रेवोकेशन का मतलब है उस चीज़ को वापस लेना, कि हम कब तक अपने ऑफ़र को वापस ले सकते हैं, यानी कि हमने जो ऑफ़र या फिर हम प्रपोजल कह सकते हैं, हम उसे कब तक वापस ले सकते हैं। ओके, सो हम उसे वापस ले सकते हैं जब तक वो एक्सेप्ट नहीं होता है। एक बार वो एक्सेप्ट हो गया उसके बाद हम रिवोक नहीं कर सकते हैं, हम अपने ऑफ़र को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, उसे वापस नहीं ले सकते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5, एक प्रपोजल कभी भी रिवोक हो सकता है, और वो कब तक कभी भी रिवोक हो सकता है, जब तक उसे एक्सेप्ट ना किया गया हो। वंस इट इज़ एक्सेप्टेड उसे हम रिवोक नहीं कर सकते, एक्सेप्टेंस से पहले ही हम इसे रिवोक कर सकते हैं, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। ओके, नाउ एग्जाम्पल इसका समझ लेते हैं। ए ने रेजिग्नेशन का ऑफर दिया है, यानी कि उसने एक रेजिग्नेशन लेटर रखा है जॉब अपनी पोस्ट को क्विट करने का, ठीक है। और वो उस लेटर को तब तक ही विड्रॉ कर सकता है, यानी कि उसका मन बदल जाए, उसका मन ना करे अपनी जॉब को क्विट करने का, तो अपने रेजिग्नेशन लेटर को तब तक ही विड्रॉ कर सकता है जब तक उसका वो रेजिग्नेशन का ऑफर कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने एक्सेप्ट ना किया हो। एक बार अथॉरिटी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद वो विड्रॉ नहीं कर सकता है, वो रेजिग्नेशन जो उसका ऑफर है वो कंप्लीट हो जाएगा और एक्सेप्टेंस भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब बात करेंगे हम विड्रॉल ऑफ बिड्स की। अब आप किसी भी ऑक्शन में जाते हैं, जो सेल लगती है ऑक्शन के थ्रू, आप उसके अंदर जाते हैं और आप बिड्स यानी कि बोली, ठीक है, आप किसी सामान की, किसी गुड्स की, किसी फर्नीचर की जो भी सेल पर है वहाँ पे आप उसकी बोली लगाते हैं, ठीक है। सपोज़ मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, वहाँ पे सब बोली लगा रहे हैं 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, लेकिन मैंने बोली लगाई 7 लाख की, ठीक है। और वो थी मेरी लास्ट बोली, उससे ऊपर कोई गया ही नहीं। और उसके बाद फिर काउंटडाउन होती है 1 2 3, 7 लाख 1, 7 लाख 2, और उसके बाद जैसे ही जो हैमर है वो हिट हो जाता है नीचे, यानी कि वो बोली ख़त्म हो जाती है, तो वहीं पर मेरा कॉन्ट्रैक्ट सील हो जाता है और मैं अपने ऑफ़र को वापस नहीं ले पाती। यानी कि ऑफ़र मेरी तरफ से था कि मैं ये सामान 7 लाख में ख़रीदना चाहूँगी। अब मैं उसको कब तक विड्रॉ कर सकती थी, जब तक वो बोली आगे चल रही थी, और या फिर जब तक वो काउंटडाउन चल रही थी। एज सुन एज वो हैमर नीचे हिट हो गया है, वो बोली ख़त्म हो गई और वहीं पर ही मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सील हो चुका है। नाउ आफ्टर हिटिंग दैट हैमर आई कैन नॉट विड्रॉ माई बिड, सो दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, तो अब मैं रिवोक नहीं कर सकती हूँ। तो इसका मतलब कि कम्युनिकेशन पूरी हो गई है, मेरी तरफ से मेरा ऑफ़र भी कंप्लीट हो गया है, एक्सेप्टेंस भी हो गई है। नाउ आई कैन नॉट मूव बैक। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब बात करेंगे मोड्स ऑफ रेवोकेशन ऑफ एन ऑफर की। अब एक ऑफर के रेवोकेशन तो आपको समझ आ गया कि कब होता है, अब बात करेंगे कि वो किस किस तरीके से होता है, उसके अलग अलग मोड्स होते हैं। नाउ फर्स्ट इज बाय नोटिस ऑफ रेवोकेशन, यानी कि आप जब भी कोई ऑफ़र को, अपने ऑफ़र को रेवोक करना चाहते हैं तो आप उसका एक नोटिस डालेंगे, यानी कि आप नोटिस ऑफ रेवोकेशन डालेंगे। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज़ कीजिए कि एक एग्जाम्पल लेते हैं ए और बी, ठीक है। अब ए ने 1 सितंबर को बी को ऑफ़र भेजा किसी चीज़ का थ्रू पोस्ट, ठीक है। अब जो है वो ऑफ़र, अब उसका मन बदल गया अचानक से और उसने ना 2 सितंबर को ही उसने नोटिस ऑफ रेवोकेशन भेज दिया थ्रू पोस्ट ही कि यार मेरे को ये ऑफ़र मैं नहीं करना चाहता,
मैं इस ऑफ़र को ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं वापस अपने ऑफ़र को विड्रॉ करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब जो बी है, बी के पास जो है ए का जो ऑफ़र है ना, वो पहुँचता है बी के पास 4 सितंबर को, और जो रेवोकेशन है बी के पास वो पहुँचता है 5 सितंबर को। अब अगर बी ने 4 सितंबर को ए का ऑफ़र पढ़ने के बाद, उसकी नॉलेज में आने के बाद अगर बी ने एक्सेप्टेंस दे दी होगी, तो वो ऑफ़र कंप्लीट माना जाएगा और ए का जो रेवोकेशन है उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। लेकिन अगर बी की नोटिस में, उसका मतलब बी की नॉलेज में ए का रेवोकेशन का नोटिस भी आ गया होगा, जो कि 5 सितंबर को आया था, और तब तक बी ने कोई एक्सेप्टेंस नहीं दी थी, तो वो जो ऑफ़र है वो रिवोक हो जाएगा। यानी कि बी की एक्सेप्टेंस से पहले तो उस नोटिस की पूरी वैल्यू है, लेकिन बी की एक्सेप्टेंस के बाद उस नोटिस की कोई वैल्यू नहीं बनती है। उस नोटिस का बी की नॉलेज में बी की ही एक्सेप्टेंस से पहले आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, लेट्स मूव फर्दर नाउ। जैसे कि अब मैंने लैप्स ऑफ टाइम का मतलब है कि एक टाइम का लैप्स होता है, यानी कि एक लिमिटेड टाइम होता है। यानी कि आप समझ लीजिए, जैसे मैंने ऑफ़र किया है किसी को, एंड मैंने एक हाउस ऑफ़र किया है अपने फ्रेंड को, ठीक है, और मैंने बोला है कि यार मैं चाहता हूँ कि 1 वीक के अंदर आप उस चीज़ का मुझे रिप्लाई दीजिए। अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, तो मैं चाहता हूँ कि आप 1 वीक में मुझे रिप्लाई दीजिए। बट मेरा फ्रेंड जो है वो 1 वीक नहीं, 2 वीक में मुझे रिप्लाई करता है, ठीक है। तो अब वो चाहे एक्सेप्ट ही क्यों ना कर रहा हो, वो जो मेरा ऑफ़र है ना वो वहीं पर ही रिवोक हो जाता है जब उसका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है। रिवोक हो जाता है क्योंकि मैंने 1 वीक का टाइम दिया था। मैं 1 वीक के बाद मैं किसी को भी ऑफ़र करूँ या मैं ना ऑफ़र करूँ, मेरी मर्ज़ी है, बट वो वहीं पर ही ख़त्म हो गया, ऑटोमेटिकली रिवोक हो गया, क्योंकि उसका टाइम पीरियड था वो एक्सपायर हो गया। नाउ इट इज़ नो मोर अ ऑफ़र फॉर माई फ्रेंड। और अगर जैसे कोई टाइम पीरियड मेंशन ना हो, तो एक रीज़नेबल टाइम भी होता है। जैसे कि मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि यार मेरे पास ना कुछ फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, तो वो तुमको इफ़ यू वांट तो आई कैन सेल यू, ठीक है। सो अब जो मेरा फ्रेंड है वो तब तो रिप्लाई नहीं करता मुझे, बट आफ्टर 1 मंथ वो मुझे कहता है यार यू वर आस्किंग मी अबाउट अ वेजिटेबल, कि कुछ वेजिटेबल्स है तो मुझे अब चाहिए। तो वो जो ऑफ़र है ना उसका एक रीज़नेबल टाइम था, वो फ्रेश तो रहेंगी नहीं वेजिटेबल्स, और 1 महीने तक तो बिल्कुल भी नहीं। तो ऑफ़र वहीं पर एक्सपायर हो चुका है 1 महीने तक। तो अगेन अ रीज़नेबल टाइम के बाद ऑफ़र एक्सपायर हो जाता, तो इट मीन्स ऑफ़र इज़ रिवोक्ड ऑटोमेटिकली। सो नाउ विल टॉक अबाउट बाय फेलियर टू फुलफिल अ कंडीशन, यानी कि रेवोकेशन का एक और तरीका है। अगर आप अपनी कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते हैं तो भी आपका जो ऑफ़र है वो रिवोक हो सकता है। जैसे यू कैन से दैट कि मान लो मैं एक कंडीशन देती हूँ, जैसे मैंने अपना जो ऑफ़र है, सपोज़ कि ए ने अपना ऑफ़र बी को थ्रू मेल भेजा है, ठीक है, और अब ए ने ये भी कंडीशन रखी है साथ में कि आप जब मेल पे ही ऑफ़र पढ़ो तो आप मेरे को भी ऑफ़र मेल पे ही भेजना, बिकॉज मैं कहीं और वो ऑफ़र कंसिडर्ड भी नहीं करूँगा, और ना मैं कहीं और कोई और साइट या व्हाट्सएप कुछ भी चेक नहीं करता। लेकिन बी ने क्या किया, बी ने उसको जो ऑफ़र है वो पोस्ट करके भेज दिया, ठीक है। तो अगेन कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है, मेल जाना था लेकिन मेल नहीं गया है और पोस्ट गलत है, तो बी ने जो है वो रूल तोड़ा है, कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया, दैट्स वाई ये फेलियर टू फुलफिल अ कंडीशन है, और उस जो ए का ऑफ़र है वो रिवोक हो चुका है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज बाय डेथ एंड इंसैनिटी ऑफ द ऑफरर। अब अगर किसी पर्सन ने लाइक ए ने ऑफ़र किया है और अचानक से किसी एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है, या फिर किसी भी वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से वो मेंटली बिल्कुल सिक हो जाता है, अनसाउंड माइंड हो जाता है, तो उस केस में जो ऑफ़र उसने किया था ना वो रिवोक हो जाएगा अपने आप ही, बिकॉज़ अब वो स्टेज पे नहीं है कि वो एक्सेप्टेंस को आगे लेके जाए, एक्सेप्टेंस आने के बाद कॉन्ट्रैक्ट बनाए और आगे उस चीज़ को बढ़ाए। सो अगर डेथ और इंसेनिटी का केस आता है तो भी ऑफ़र अपने आप ही रिवोक हो जाता है। तो ये तो हमारे थे मोड्स ऑफ रेवोकेशन ऑफ एन ऑफ़र। सो अब आते हैं हम केस लॉ के ऊपर। तो हमारा जो केस लॉ है वो है कृष्णा वैनी कंस्ट्रक्शन वर्सेस द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पंचायत राज दर्सी। तो इस केस के अंदर क्या हुआ था, इस केस के अंदर ये फैसला आया था कोर्ट का कि जो प्रॉमिस है, जैसे उसके अंदर कंसिडरेशन भी ऐड हो जाता है, तो वो प्रॉमिस जो है चाहे कंसिडरेशन के साथ ही क्यों ना हो, वो एक सर्टेन पीरियड के लिए ओपन रहता है,
लेकिन अगर एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है या फिर एक्सेप्टेंस से पहले अगर उसे विड्रॉ करना हो तो उसे विड्रॉ किया जा सकता है। जैसा आप देख सकते हैं, द कंडीशंस दैट अ टेंडर कैन नॉट बी विड्रॉन बिफोर इट वाज एक्सेप्टेड इज इनवैलिड, कि ये कंडीशन थी उनकी कि जो टेंडर है उसे आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो एक्सेप्टेंस से पहले भी, तो ये इनवैलिड थी। कोर्ट ने इसे इनवैलिड बताया था क्योंकि एक्सेप्टेंस से पहले आप अपने टेंडर को यानी कि अपने ऑफर को विड्रॉ कर सकते हो जब तक उसकी एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं हो जाती है। एज सुन एज एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगी तो आप उसे विड्रॉ नहीं कर सकते हो। तो इस केस के अंदर ये था। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमने जितना भी अपनी वीडियो में आपको आज एक्सप्लेन किया है वो सब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिखकर हमें भेज सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपका डाउट सॉल्व करें। और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारी वेबसाइट पे भी विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगेन आई एम टेलिंग यू, वेबसाइट पर जितने भी टॉपिक्स हम वीडियो में डिस्कस करते हैं उन सभी के बहुत ही इजी लैंग्वेज में रिटन नोट्स हैं, जिससे आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं और उसे लर्निंग पर्पस में भी यूज कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, और साथ में एक छोटा सा बेल आइकन दे रखा है उसको भी दबा दीजिएगा ताकि आप तक सारी नोटिफिकेशन हमारे वीडियोस की टाइमली पहुंच जाए। सो आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। बाय।